हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चेन्नई में रहते हैं। उनका वतन बिहार में शेखपुरा जिले का मानेगांव है। पिछले दिनों कई हफ्ते से उनसे वहीं से बात हो रही थी, अब वो वापस चेन्नई पहुंच गए हैं। साउथ एशिया पर जितनी बारीकी से वो नजर रखते हैं, शायद ही कोई ऐसा जर्नलिस्ट हो जो इन सारे मुल्कों पर एक साथ नजर रखता हो। आपके अपने पर्सनल बहुत से जर्नलिस्ट और बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह से कांटेक्ट है, जिसमें वो खबरें जो आमतौर पर मीडिया तक नहीं पहुंचती, वो खबरें भी आपको मिल जाती हैं और वो हमारे इस प्रोग्राम में बताते हैं। आज हम जिन इश्यूज पर बात कर रहे हैं वो बहुत ही अहम है। अफगानिस्तान को अभी तक ये समझा जाता रहा है कि तालिबान की सरकार स्टेबल नहीं हो पाई है। वो दुनिया के मुल्कों ने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया है। लेकिन बहुत ही दिलचस्प खबरें आ रही हैं, वो ये कि वो इकोनॉमी भी इंप्रूव कर रहे हैं और सिक्योरिटी भी। आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या है, क्या रिपोर्टें हैं, उस पर हम बात करेंगे। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अफगानिस्तान की खबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे इलाके की सिक्योरिटी पर, पूरे इलाके पर उसका असर होता है। अगर किसी भी इलाके का कोई एक मुल्क कमजोर, डिस्टेबलाइज रहता है, तो उसका असर पड़ोसी मुल्कों पर भी रहता है। भारत भी उससे दूर नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान में इमरान खान की जिस तरह से, जिसे कहा जाता है, दुर्गति की हुई है अमेरिका नवाज वहां की हुकूमत के जरिए, वो अब और ज्यादा गहरी होती जा रही है। उनको एक जेल से दूसरी जेल में एक तरह से भेजा गया है और वहां जनवरी के आखिर में इलेक्शन होने वाले हैं। क्या कुछ है, क्या वहां के सबसे पॉपुलर लीडर इलेक्शन लड़ सकेंगे, यानी इमरान खान? ये एक बड़ा सवाल है। क्या उनके बगैर इलेक्शन रेलेवेंट माना जाएगा, सही माना जाएगा? ये एक सवाल है, उस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा हाल ही में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हैं, पुष्प कमल दहल प्रचंड। वो चीन का दौरा किया है, लेकिन ऐसे इशारे हैं कि शायद चीन और नेपाल की मौजूदा सरकार के बीच भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं और हर फ्राइडे को आपके इस प्रोग्राम को बहुत लोग काफी दिलचस्पी से देखते हैं, इंतजार करते हैं आपके इस प्रोग्राम का। आप ये बताइए कि तालिबान की हुकूमत, जिसको अब तक ये समझा जाता रहा है कि वो स्टेबल हुकूमत नहीं हो पाई है, दुनिया ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन ये वर्ल्ड बैंक की किसकी रिपोर्ट है जो एक तरह से आश्चर्यचकित करने वाली है? क्या क्या हुआ है, क्या किया है तालिबान ने वहां पर? जी, बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। हमारे सामाईन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लोग अपने चर्चा का विषय का आगाज कर रहे हैं वो तालिबान और काबुल और अफगानिस्तान से। और ये खबर जो है ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ तो इशारा देती है, लेकिन करेंसी स्टेबिलिटी के ऊपर ये मतलब ये बिंदु जो है, ये खबर जो है, ये वर्ल्ड बैंक की खबर है। उन्होंने रिपोर्ट शाया की है जो कि अमेरिका के अखबार ब्लूमबर्ग में शाया हुई है। और इस खबर का जो मतलब संक्षेप में जो जो कुछ कहा जा सकता है वो ये कि अफगानिस्तान की जो करेंसी है उसका नाम है अफगानी, जो कि बहुत तेजी से जो है ऑलमोस्ट 14% उसका ग्रोथ रेट चल रहा है। और दुनिया में ये सबसे फास्टेस्ट करेंसी है जो कि ग्रो कर रही है अभी। और इसके ग्रोथ का उन्होंने ट्रांजैक्टरी ये बताया है कि इस साल तक तो होगा ही, और अगले साल भी जो है ये ग्रोथ होता रहेगा। और इसकी ग्रोथ जो है वो शायद मतलब वो ब्राजील के पीसो जो वहाँ का जो इकोनॉमी है और श्रीलंका का जो 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 करेंसी है, इसके पीछे ये है, ये तीसरे नंबर पे ये आता है। और इसका रीजन ये है कि तालिबान ने जो है
वो सारे जो फॉरेन करेंसी में ट्रेड होते थे उनको बंद कर दिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग को बंद कर दिया, और उनका जो सर्राफ मार्केट है जहाँ पे हवाला का ट्रांजैक्शन होता था और सारी दुनिया के करेंसी में जो है वो पैसे यहाँ से वहां चले जाते थे, उन पे बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर दिया है। तो इस वजह से जो अफगानी है, जो करेंसी है वहां की, वो कुछ हद तक जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। और ये एक अचीवमेंट के तौर पे मतलब वर्ल्ड बैंक ने और जो 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 इकोनॉमिक जानकार है उन्होंने ये कहा है कि तालिबान जो है वो सिर्फ लड़ना नहीं जानते हैं, उन्हें उन्हें जो है कुछ इकोनॉमी भी आती है, कुछ इकोनॉमिक्स भी आती है, और उन्होंने अपने इकोनॉमिक्स को सुधारने के लिए सबसे पहले जो है अपने करेंसी की स्टेबिलिटी की है। तो ये एक खबर जो है वो उस तरफ हवाला देती है कि जो सब लोग अफगानिस्तान की सरकार को, तालिबान की सरकार को राइट ऑफ कर चुके थे कि ये तो लड़ाकू हैं, ये तो जंगजू हैं, ये तो मिलिशिया हैं, इन्हें मतलब गवर्नेंस क्या होता है ABCD भी नहीं मालूम है। तो ये जो चीजें हैं ये मुजाहरा कर रही हैं तालिबान की एबिलिटी के ऊपर, गवर्निंग एबिलिटी के ऊपर, कि ये मतलब इकोनॉमिक के सुधार के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान में जो सबसे बड़ा जो इशू है या मुद्दा है वो उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। तो वो तरह तरह के काम कर रहे हैं, और ये करेंसी की स्टेबिलिटी भी जो है वो उसके ऊपर जो है इन्होंने काफी हद तक जो है वो लगाम लगाया है। और वो जो उनका सर्राफ मार्केट है जहाँ पे ये पूरी की पूरी जो करेंसी का एक्सचेंज होता है, तो उसके ऊपर भी उन्होंने कंट्रोल लगाया है। और ये गुड न्यूज है तालिबान की सरकार के तो सारे जो भी उनके रिपोर्ट कार्ड हैं वो तो नेगेटिव ही चल रहे हैं, किसी चीज को दुनिया पसंद नहीं कर रही है। उनका जो जो एक रूढ़िवाद है वो भी मतलब कट्टरवाद है, वो भी दुनिया को पसंद नहीं है। औरतों के ऊपर जो उनका मौकफ है वो भी दुनिया को पसंद नहीं है, और तरह तरह की चीजें, इंटरटेनमेंट, ये वो। तो लेकिन ये पहली खबर आई है मतलब इतने 2 साल में, जबकि तालिबान आए हैं काबुल में और अफगानिस्तान में, जो कि उनको एक मतलब गुड रैंकिंग दे रहा है इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस एंड इन टर्म्स ऑफ मतलब उनकी कारकर्दगी के ऊपर। अच्छा, मैं बीच में थोड़ा सा अपने दर्शकों को बता दूं, जो चीजें ये रिपोर्टें आती हैं वो अपनी जगह होती हैं, पब्लिक नैरेटिव जरा कभी कभी अलग होता है। यहाँ मैं दिल्ली में जहाँ रहता हूँ, यहाँ अफगान रेफ्यूजीज भी आसपास आते हैं कुछ मजहबी प्रोग्राम्स के लिए या दूसरे मौकों की वजह से। तो मुझे कुछ लोग जानते हैं, उन्होंने भी हिंदुस्तानी जबान सीख ली है, मुझे भी फारसी आती है। तो पिछले दिनों एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा एक अफगान, उसने बताया कि यहाँ पर हमारा कारोबार होटल का था, और वो होटल का कारोबार उन पर चलता था जो अफगानिस्तान से लोग यहाँ आते थे इलाज के लिए या टूरिज्म के लिए। अब वो चूंकि आ नहीं रहे, जब से तालिबान की हुकूमत आई है फ्लाइटें सिविलियन की नहीं आ रही हैं, इसलिए हमारा कारोबार बंद है। दूसरी बात जो उसने बताई, जो काफी अरसे वो पाकिस्तान के कराची में भी रह चुका है, दूसरी बात ये बताई कि अमेरिका के साथ तालिबान की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और एक बड़ी रकम हर महीने तालिबान को अमेरिका देता है। ये हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन अफगान नैरेटिव ये है, ये मैंने बीच में आप जिक्र कर दिया। अच्छा, दूसरी बात जो आप बता रहे थे वो ये कि वहां की सिक्योरिटी भी बेहतर हुई है। अब उतने बम धमाके और उतनी चीजें सुनने में कम आती हैं जितनी पहले थी। उसका क्या राज है, उसमें क्या हुआ है? जी, ये एक बहुत अहम खबर है जिसको मतलब मीडिया ने कभी मतलब प्रोमिनेंटली शायद नहीं किया, लेकिन अभी जो है वो एक खबर आ रही है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट जो है वो चाइना के हुई जो एक कंपनी है जो कि 5G नेटवर्क और टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में बहुत आगे है दुनिया में, मतलब अमेरिका भी थ्रेटेंड हो रहा है हुई कंपनी से, और पूरी दुनिया पे हुई का जो है वो बोलबाला है, उनसे वो कोई नेगोशिएशन कर रहा है सर्वेलेंस कैमरा के लिए। और अभी जो खबर है वो ये है कि ये जब US वहां थी तो उस टाइम से ये चल रहा था कि काबुल में, कंधार में, हेरात में और इन सब जगहों पे बहुत मैसिव तौर पे जो है सर्वेलेंस कैमरा, CCTV जिसको कहते हैं, वो लगवाया है उन्होंने पब्लिक प्लेसेस पे। और अब काबुल के अंदर जो है वो 62,000 सर्वेलेंस कैमरा, CCTV लगी हुई है, जो कि एक सेंट्रल हॉल है, वहां से कंट्रोल होती है।
और वो सारे जो स्क्रीन है, एबी स्क्रीन जो है वो लगे हुए हैं और उस पर बाकायदा 24 घंटे उसकी मॉनिटरिंग होती है। और ये सिर्फ टेररिज्म को रोकने के लिए, क्योंकि वहां पे अफगानिस्तान में या काबुल में बहुत सारे टेररिस्ट संगठन जो है अभी भी सक्रिय हैं और वो किस वक्त कहाँ धमाका कर देंगे, कहाँ जो है वो किडनैपिंग कर देंगे, क्या मतलब आतंकवाद फैलाएंगे, किसी को मालूम नहीं है। लेकिन जब से ये कैमरे लगे हैं उसके बाद से इन पे कंट्रोल आ गया है। और इसमें जो सबसे अहम जो संगठन है वो ISIS देश, तो उसके बारे में आप ज्यादा जानते हैं। वो अफगानिस्तान में अभी भी सक्रिय है और यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है कि करीब करीब 18 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अफगानिस्तान में अभी भी जो है एक्टिव है। लेकिन यह कि ये एक इनिशिएटिव जो था वो जो है वो अमेरिका के ऑक्यूपेशन के टाइम में भी था और उसके बाद भी आगे बढ़ा, अशरफ गानी के भी इसमें था। लेकिन अभी जो खबर ये है कि अफगानिस्तान इसको और आगे लेके जाना चाहता है, तालिबान गवर्नमेंट जो है इसको बंद नहीं करना चाहता है। उन्हें इससे रिजल्ट मतलब महसूस हो रहा है कि ऐसा अगर हम करेंगे। उन्होंने एक ऑर्डर भी पास कर दिया है कि सारे शॉप्स, सारे घर जो कि मतलब है काबुल में, उनको मैंडेटरी है कि वो CC कैमरा टीवी लगाएं, ताकि अगर कोई आतंकवाद का कुछ जरा सा भी, अगर कोई हल्का सा भी खदशा होता है तो उनके जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो ये बड़ी खबर है। ये मैं एक चीज और बता दूं दर्शकों को। देखिए, खबर का हर पहलू देखने की बहुत जरूरत होती है। वो ये कि जब अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया और बगैर एक गोली खर्च हुए, अंडरस्टैंडिंग ऐसा लगता था इतनी बेहतरीन है कि उसी दिन अशरफ गनी वहां से गए और उसी दिन अब तालिबान की हुकूमत जो है वहां कायम हो गई, कोई एक गोली भी कहीं नहीं चली। उसके साथ साथ रूस की तरफ से ऐसे बयानात आते रहे हैं कि सीरिया से कुछ टेररिस्ट को इदलिब इलाके में जहां इकट्ठे हुए हैं वहां से हेलीकॉप्टरों से अफगानिस्तान, नॉर्थ अफगानिस्तान में लाए जा रहे हैं और अनमार्क्ड हेलीकॉप्टर्स के जरिए वहां लाए गए हैं। तो ये बड़ा मुश्किल होता है ऐसे हालात को ये समझना कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। कभी इशारा होता है कि शायद अमेरिका के हाथ में, कभी इशारा होता है शायद चीन और रूस के। हालात को बहरहाल समझते रहना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, अब मैं चलता हूं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, इमरान खान का हाल क्या बना दिया। अमेरिका की दुश्मनी इतनी महंगी पड़ी इमरान खान को और अब इलेक्शन की तैयारी है। ये भी यकीन नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ भी पाएंगे। और हमें वो याद है कि जब इनकी सरकार गिरी उसके बाद भी इतनी बड़ी रैलीज हुई जिनको ब्लैकआउट कराना पड़ा सरकार को, हत्ता के सोशल मीडिया तक को बंद कर दिया गया कि ये सब मत दिखाओ। ये उससे डर रही थी वहां की हुकूमत। अब क्या हाल है? जी, पाकिस्तान से आने से पहले अफगानिस्तान की ही कड़ी में एक और बहुत अहम न्यूज है, जो कि मॉस्को सीरीज ऑफ टॉक्स, वो कल जो है यानी कि जब हम प्रोग्राम देख रहे होंगे तब से शुरू हो जाएगा कजान में। और अभी उनके आमिर खान मुत्तकी जो हैं इस वक्त वो मॉस्को में मौजूद हैं और उनकी 1-to-1 मीटिंग जो है वहाँ मॉस्को के ऑफिशियल से हो रही है। अब इसके बाद जो है वो आज वो कजान जाएंगे, जहाँ पे 6 मुल्क के लोग जो हैं वहाँ पे मौजूद होंगे, जिसमें रशिया होगा, अफगानिस्तान होगा, ईरान होगा, पाकिस्तान होगा और इंडिया होगा। इंडिया ने जो है अभी तक फॉर्मली मतलब अनाउंसमेंट नहीं किया है कि कौन उनके रिप्रेजेंटेटिव, जाहिर सी बात है कि फॉरेन ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव ही जाएंगे वहां पे। लेकिन इंडिया भी जो है वो मॉस्को टॉक्स में है और ये एक नई बात की संकेत है कि वो अमेरिका के साथ भी है और मॉस्को के साथ भी है, रशिया के साथ भी है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। और इससे पहले जो अफगानिस्तान के जो सुहेल शाहीन है, वो भी फॉरेन अफेयर देखते हैं, वो शायद दोहा में है, तो उन्होंने इंडिया को जो है अपील की थी कि टॉक से पहले कि हमें आप रिकॉग्नाइज कर लीजिए और हमें आप ह्यूमैनिटेरियन एड दे दीजिए और अपनी एम्बेसी में जो है अपने डिप्लोमेटिक लेवल स्टाफ को जो है भेजिए। इस तरह की चीजें जो है उन्होंने अपील किया है इंडिया को और वो उनको मिलेंगे वहां कजान में। तो अब यहाँ इंडिया के ऊपर यह है कि इंडिया ने अभी तक तो तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। ह्यूमैनिटेरियन एड वो जैसे दुनिया दे रही है वो भी दे रही है
और उनके अपना वही जो दुनिया का नैरेटिव है कि आप इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाइए और विमेन के राइट को बहाल कीजिए। ये इंडिया का जो ट्रेडिशनल स्टैंड है वर्ल्ड के स्टैंड के साथ है। लेकिन अब ये कजान का जो टॉक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो दो कैंप में एक साथ है। एक तो दोहरा राउंड ऑफ टॉक्स में जो है वो मतलब उनका तो परमानेंट ऑफिस खुला हुआ है कतर में, और वहां जो है सुल्तान शाहीन साहब जो है वो संभालते हैं अमेरिका को। और अब ये जो है ये मतलब 2017 से मॉस्को राउंड ऑफ टॉक्स हो रहा है। तो ये मॉस्को राउंड ऑफ टॉक्स में जो है ये चाइना और मॉस्को का मिला हुआ एक समझ लीजिए एक्सिस है, जिसमें वो अफगानिस्तान को अपने खीमा मिलाना चाहते हैं, जिसमें ईरान भी उनकी तरफ है और उसके बाद पाकिस्तान भी उनकी तरफ है, और इंडिया को भी किसी न किसी तरह से लेके आना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया की अपनी एक इम्पोर्टेंस है अफगानिस्तान के लिए और ट्रेडिशनल जो है अफगान और इंडिया का जो जो रिलेशनशिप है। तो अब ये क्या निकल के आएगा कजान टॉक्स में, ये तो जब टॉक्स खत्म हो जाएंगी और वहां से कोई मतलब प्रेस स्टेटमेंट और इस तरह की कोई चीजें आएंगी। लेकिन इस पे बहुत एम्फेसिस है कि ये टॉक जो है 2017 से चल रही है और कई राउंड टॉक्स हो चुके हैं यहाँ पे, और इसमें ज्यादातर जो है वो पीस एंड स्टेबिलिटी और नेबरिंग रीजन, और उनका बेसिकली जो मौकिफ है कि वो तालिबान गवर्नमेंट को इंगेज करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनको जो है वो किसी तरह का आश्वासन देना चाहते हैं। और एक और चीज इसके अंदर ये है कि अफगानिस्तान को जो है वो पैसों की कमी है, तो वो उन्होंने अपना माइनिंग सेक्टर खोल दिया है और इन सब कंट्रीज को जो है वो बुला रहे हैं कि आप आइए आकर करके माइनिंग की एक्सप्लॉयटेशन कीजिए। तो ये सब भी डिस्कशंस वहां पे होने वाले हैं। और चाइना का जो है अपना मौकिफ है कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर के सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया होते हुए रशिया ले जाना चाहते हैं। तो हर कंट्री का अपना अपना मतलब वो इंटरेस्ट है। अच्छा, इसमें भारत का हाल क्या वो है कि एक तरफ तो दिल तो चाहता है कि अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी रहे। मैं खुद काबुल 2 बार गया हूँ, इंदिरा गांधी के नाम का वहां पे हॉस्पिटल भी है, कुछ स्कूल भी खोले थे, काफी पिछली सरकार में इंडिया ने वहां पे इन्वेस्ट किया था। लेकिन क्या वो हाल है कि पैर तो है वो अमेरिका ने खींचे हुए हैं और हाथ जो है वो उधर जा रहे हैं मॉस्को की तरफ? क्या भारत का ये हाल है अफगानिस्तान के मामले में? क्या है ये अच्छा, एक बड़े जर्नलिस्ट ने पिछले दिनों एक ट्वीट किया था। उन्होंने ये कहा था कि भारत की फॉरेन पॉलिसी समझना बड़ा मुश्किल है। वो ये कि एक तरफ तो वो ब्रिक्स में है जो चाइना के साथ है वहां पर, और दूसरी तरफ क्वाड में है जो चाइना को जो है वो कंट्रोल करने के लिए एक कुछ मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ग्रुपिंग है। तो क्या भारत का क्या हाल है अफगानिस्तान के मामले में? क्या दिल यहाँ हाथ पैर वहां, कुछ ऐसी हालत हो रही है क्या? जी, ये बहुत ही मतलब पजल है। और मैं एक पत्रकार हूं, हिंदुस्तान में रहता हूं और हिंदुस्तान के तिरंगे को जो है मैं सलाम करता हूं। तो अब मैं देशद्रोही होने का और एंटी नेशनल होने का तमगा नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो हमारे चाणक्य लोग जो बैठे हुए हैं फॉरेन ऑफिस में और हमारे विश्वगुरु बैठे हुए हैं, उनकी पॉलिसी अफगानिस्तान पे क्या है। मनमोहन सरकार से शुरू हुई है, 2000 से शुरू हुई है ये पॉलिसी। इंडिया को एक तो व्हाइट पेपर इशू करना चाहिए पार्लियामेंट में कि कितना इन्वेस्टमेंट उसने अफगानिस्तान में किया और क्यों किया। वहां का पार्लियामेंट बनाया, रोड बनाया, डैम बनाया, मतलब लाखों लाख अरब करोड़ पैसे जो है अफगानिस्तान में झोंक दिए हैं। अब वो अफगानिस्तान से बाहर आ गया है। क्या इस कंट्री की का और जो इनके हुक्मरान की ये उत्तरदायित्व नहीं है कि उस पैसे को जो उन्होंने अफगानिस्तान में लगाया था उसका जो है वो सदियों को उपयोग करें। मैं आपको एक वाकया बताता हूं जो मेरा अपना है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। काबुल में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, जहां प्लेकार्ड बाहर लगा हुआ था, उस जमाने में तालिबान आए नहीं थे। ये 96 की बात है। उस वक्त प्रो रशिया गवर्नमेंट थी, लेकिन इंदिरा गांधी का नाम वहां से कटा हुआ था, यानी लोगों ने तोड़ दिया था। यानी वहां पर एंटी इंडिया फीलिंग भी अच्छी खासी रही है। अब वो पाकिस्तानी एजेंसियों की वजह से रही हो, कुछ भी रही हो, लेकिन ये एक बहुत ही जायज सवाल है कि देश को ये बताना चाहिए कि कितना पैसा अफगानिस्तान में लगाया, क्यों लगाया, क्या सिर्फ पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए वहां किया या हमारे कुछ और भी इंटरेस्ट हैं। ये बहुत ही अहम बात है। अच्छा, अब पाकिस्तान के बारे में बताइए, पाकिस्तान के इलेक्शन का क्या हाल है?
जी, पाकिस्तान का इलेक्शन अनाउंस हो गया है। इलेक्शन कमिश्नर ने जो है अपने मतलब साइट पे लिख दिया है कि अब इलेक्शन जो है वो लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2024 में होने वाले हैं और नवंबर 30 तारीख को जो है उनका सेंसस और डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी वगैरह का जो जो इश्यूज था वो रिजॉल्व हो जाएगा और 30 नवंबर को जो है वो बाकायदा जो है वो डिक्लेयर करेंगे डेट के इस डेट को होगा। उसके बाद जो है वो इलेक्शन की जो सरगर्मियां होती हैं वो शुरू हो जाएंगी, नॉमिनेशन होने लगेंगे, फिर रैलियां होने लगेंगी और फिर इलेक्शन के दिन जो है लोग जाएंगे इलेक्शन करने के लिए। अब अभी जो है वो जो उनके केट जी ये तो प्रोसीजरल आपने बात कर ली, इमरान खान का क्या होगा ये बताइए। जी, ये बड़ा बड़ा ही मुअम्मा है। अभी राइटर्स की एक स्टोरी में देख रहा था तो राइटर्स ने कहा कि इलेक्शन जो होगा वो माइनस इमरान खान होगा, लेकिन वो क्यों होगा ये उसने नहीं बताया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब तक इमरान खान एक 200 के केस के आसपास जो है, अभी एक नया केस आ गया है जो मैं देख रहा था और हंस रहा था। अब उनकी शादियों पे केस आ गया है। अच्छा, कि इमरान खान ने जो 3 शादियां की है वो अन इस्लामिक है और केस रजिस्टर भी हो गया है, वो फाइल भी हो गया, नोटिस भी हो गया। अगर 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 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की शादियों पे सवाल आ गया तो मुझे लगता है सरकार से जाने के बाद मोदी जी पे कोई सवाल ना करने लगे। ये अब ये 200 केसेस जो है वो इसी तरह के, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कोर्ट ने उसको एडमिट क्यों कर लिया। अब आप घर में जो है वो 4 शादियां जायज हैं कि 3 शादियां जायज हैं कि 1 शादियां जायज है, उसके बारे में आप घर में डिबेट कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कोर्ट ने एडमिट कर लिया है कि उन्होंने 3 शादी की है, क्यों की है, उसके ऊपर अब केस चलेगा। अब कौन लेकिन फैसला करेगा कि उन्होंने सही किया या गलत किया। लेकिन वो इस तरह के केसेस जो है वो चल रहे हैं। इमरान खान का अभी यह है कि अभी 18 गाड़ी से, अभी कल का न्यूज है कि उन्हें अटक जेल से हटा करके आदिला जेल जो है वो रावलपिंडी के पास है और रावलपिंडी जो है वो बिल्कुल ट्विन सिटी है ऑलमोस्ट इस्लामाबाद के साथ, तो उन्हें जो है वहां से ट्रांसफर करके आदिला जेल। और वो फौज का मरकज भी है, वो जी फौज जी 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 रावलपिंडी। तो अभी जो है वो वहीं उनको ले आ जाया गया है और ये पहले भी खबर आ चुकी थी जो कि नहीं मतलब सही हो चुकी थी, लेकिन अब तो वहां के जेलर भी उन्होंने कह दिया कि और उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटी वगैरह ये वो मतलब वो देने के लिए तैयार है। तो मुझे अब इमरान खान के ऊपर ये लगता है कि अभी ये जेल में काफी टाइम तक रहेंगे, 2 4 5 10 साल भी उनको कम ही होंगे उनके केस से उनको हटने के लिए। और एक ये मुआवजा हो जाएगा कि इमरान खान जो है वो बरी हो जाए। अभी तो साइफर केस में उन्हें 14 अक्टूबर तक बंद किया हुआ है, जो और बहुत सारे केसेस हैं, टेररिज्म के केस हैं और क्या क्या केसेस हैं, 200 केसेस हैं। मैं तो मतलब ये कि उनकी गिनती खत्म हो गई है। और एक चीज और बता दूं, 2 3 चीजें इसमें हैं कि अभी जो एक नए चीफ जस्टिस आए हैं, अभी 16 सितंबर को ही वो मतलब पुराने वालों ने उनका वो खत्म हुआ था ऑफिस और अब नए आ गए हैं। तो इनका भी जो रुख है वो कोई ज्यादा मतलब फेवरेबल नहीं है इमरान खान के ऊपर, क्योंकि जब इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कुछ ज्यादतियां की थी इनके साथ। तो अब इमरान खान की लड़ाई तो देखिए देखिए असल में हम लोग कभी कभी ये ऐसा करते हैं कि और दूसरे रीजंस पर बात करते हैं, लेकिन मैं तो उस जगह चोट मारने की बात करता हूं, वो बात लोगों को बताना चाहता हूं कि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ बहुत से बयान दिए थे, उसके बाद ही उन पर यह अताब आया। और एक बहुत ही दिलचस्प है, जो पाकिस्तान में हमारे व्यूअर्स हैं शायद उसे कंफर्म करेंगे और कमेंट में लिख सकते हैं, वो ये कि 1998 में मैं अमेरिका जब गया, एक ही बार गया स्टेट डिपार्टमेंट के उस पर, तो उसमें शाह महमूद कुरैशी भी थे जो बाद में कई बार फॉरेन मिनिस्टर बने, जो अभी गिरफ्तार भी हुए हैं इमरान खान के सरकार में वो थे। तो अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट इतना है, वहीं हमने उन्हें समझ लिया था, बता दिया था और चीजें समझ में आ रही थी कि वो प्रो अमेरिका हैं और वो मुख्तलिफ पार्टियों के मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर्स के साथ फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं और अब तो उनका नाम प्राइम मिनिस्टर के नाम पर भी आ रहा था जब तक अमेरिका से ताल्लुकात बढ़े आते अच्छे थे। तो ये अमेरिका इतना इन्फ्लुएंस वहां रखता है, हमें शक है कि हमारे यहां भी कुछ ऐसा होने लगा है कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस, लेकिन भारत अभी उस हालत में नहीं पहुंचा है। अब ये बताइए कि आखिर नतीजा क्या होगा, सबसे पॉपुलर लीडर जेल में और इलेक्शन और नई हुकूमत, उसके क्या मानी होंगे?
जी देखिए, अभी जो जो मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, तो पाकिस्तान में उन्होंने पीटीआई को डिस्काउंट कर दिया है। शायद पीटीआई इलेक्शन लड़े ही ना, या तो गवर्नमेंट उनको लड़ने नहीं देगी, इलेक्शन कमीशन नहीं लड़ने देगी, या जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो नहीं लड़ने देगी। अब क्या होगा? हालांकि जो कक्कर साहब हैं उन्होंने कहा कि जो भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है उसको राइट है कि वो इलेक्शन लड़े, लेकिन कुछ कयासारियां चल रही हैं कि पीटीआई शायद इलेक्शन ना लड़े। इसमें जो है वो तब रह जाते हैं बिलावल भुट्टो, एक तरफ पीपीपी के मतलब पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो वो चेयरमैन है और वो हैं, दूसरी तरफ जो है वो शहबाज शरीफ है। इसलिए कि नवाज शरीफ जो है वो लंदन से आएंगे तो वो कन्विक्टेड है यहाँ करप्शन के केस में, तो वो तो वैसे भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो अब पाकिस्तान में जो फॉर्मेशन मेरे समझ में आज के डेट में चल रही है वो दो ही है, वो पंजाब और सिंध, पीपीपी और इधर नवाज शरीफ नून, इन्हीं दोनों में इलेक्शन होगी, माइनस इमरान खान, माइनस पीटीआई। अब यह क्या सिनेरियो आगे निकलेगा नहीं निकलेगा ये तो अब आगे कई हफ्तों में वो खुलेगा। अब इस हवाले से मैं एक खबर जो है, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती कहा जाए या क्या कहा जाए, कैबिनेट मीटिंग होती है लंदन में जाकर के नवाज शरीफ के पास, इस्लामाबाद में नहीं होती। तो ये अगर इस तरह से बाहर से ही मुल्क को चलाना है, एक तरफ वॉशिंगटन है, उधर लंदन में वो बैठे हुए हैं। और पिछले दिनों एक खबर आई थी पाकिस्तानी मीडिया में, मैंने देखा था कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक विदेशी दौरे से आए, फौरन दूसरे विदेशी दौरे पर चले गए, तो वहां के किसी अखबार ने फरार का लफ्ज भी इस्तेमाल किया। तो ये जब इस पोजीशन में रहते हुए भी बाहर के इशारों पर ही बहुत कुछ काम होगा और अपना ही लीडर बाहर बैठा हुआ है, तो इस तरह से क्या मुल्क चलता है क्या? नहीं देखिए, ये जो चीजें हैं ये बड़ी मतलब मुस्तहकम चीजें हैं, और इस कड़ी में मैं अपने दर्शकों को और हमारे इससे मैं कुछ एक पुराना वाकया याद दिला रहा हूं कि बेनजीर भुट्टो जो है वो दिल्ली आई थी, और मेरे ख्याल में ओकेजन क्या था मैं वो भूल रहा हूँ, शायद वो राजीव गांधी का असैसिनेशन था या केस इसी तरह की कोई चीज थी। उसमें वो मुझे अच्छी तरह याद है कि वो नटवर सिंह के साथ वो खड़ी थी और उनसे कुछ गुफ्तगू कर रही थी। नटवर सिंह को तो आप भी जानते हैं, सारा हिंदुस्तान जानता है, फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके थे, फॉरेन मिनिस्टर रह चुके थे, और उनका फिर आगे क्या हुआ वो नटवर का जगत उन्हें लेट हुआ। अब नटवर सिंह जो है वो मतलब जैसे चाय में मक्खी गिर जाती है उसको निकाल के फेंक दिया, तो कांग्रेस ने निकाल के फेंक दिया उनसे। लेकिन मतलब अगर हिंदुस्तान में मतलब अगर मैं फॉरेन सेक्रेटरी या फॉरेन मिनिस्टर को अगर मैं मतलब पीछे देखता हूं तो नटवर सिंह जो थे वो एक बहुत बड़े सुतून थे। तो उसमें जो कहानी आ रही थी बेनजीर भुट्टो की कि वो कंप्लेन कर रही थी नटवर सिंह को कि हमें तो आर्मी कुछ करने नहीं देती है, कोई हमारी जो प्राइम मिनिस्टर की जो हैसियत है वो एक ऑफिस बॉय या ऑफिस गर्ल की है, जो भी कुछ हमें अगर पास करवाना होता है तो आर्मी हेडक्वार्टर के पास वो फाइल जाती है, अगर वो उस पर हामी भर देते हैं तो हमारे नाम से वो बात जो है चल जाती है, और अगर उन्हें शॉट डाउन करना चाहते हैं तो वो शॉट डाउन कर देते हैं। तो ये बताती है मतलब पाकिस्तान के गवर्नेंस स्ट्रक्चर की कि ये जो डेमोक्रेसी है ये सिर्फ ढकोसला है, और ये जो पॉलिटिकल मोहरे हैं इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो और ये सब तो दुनिया के आंखों में और पब्लिक के आंखों में झोंकने के लिए कि हम मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ये एक अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा है वहां पे। और 47 से अब तक ज्यादा मुद्दत में पाकिस्तान अमेरिका का नजदीक तरीन एलाई और दोस्त के तौर पर रहा है। उस तरह की डेमोक्रेसी अमेरिका ने अलाउ की है पाकिस्तान में, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं देखिए, अमेरिका ने देखिए 75 साल अगर आप कहें इंडिया के मतलब पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस में, तो 35 या 40 साल तो आर्मी ने डायरेक्ट रूल किया मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन में, और आधा जो उन्होंने बाकी जो टाइम है वो उसी तरह से रूल किया है कि वो ढकोसले के लिए एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। वहां कैबिनेट है और पार्लियामेंट है और जो प्रोसीजर है और सारी चीजें होती रहती हैं, लेकिन इन एंड जो फैसले होते हैं वो आर्मी हेडक्वार्टर से होते हैं और अमेरिका से होते हैं। तो ये जो है, जैसे इंडिया की बात अगर आप करें तो अभी जो है इंडिया जो है वो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है,
दो ही लोग हिंदुस्तान का डिसीजन लेते हैं, तीसरे आदमी को बोलने की इजाजत नहीं है। ना ही उनका पार्लियामेंट में किसी को इंडिपेंडेंट वॉइस है, ना ही सुप्रीम कोर्ट में कोई इंडिपेंडेंट वॉइस है, किसी की कोई वॉइस ही नहीं है। सिर्फ दो लोग जो है हिंदुस्तान को चला रहे हैं और तीसरे जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर है। तो ये इंडिया का जो है डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। इससे अगर आप ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो एक फसाड है, वो दिखावा है दुनिया को कि हम डेमोक्रेसी बने हुए हैं। वो डेमोक्रेसी नहीं है, पीपल का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, पीपल की नुमाइंदगी नहीं हो रही है। यानी अब मैं एक और नतीजा निकालता हूं इसमें, थोड़ी सी देर हो रही है, कि अमेरिका के अच्छे दोस्त गल्फ में वो मुल्क हैं जहां बादशाहत हैं, डेमोक्रेसी नहीं है। और जो डेमोक्रेसी के नाम पे मुल्क चलते भी हैं, उनमें भी ऐसी डेमोक्रेसी है जैसे एक जमाने तक हम लोग इंडिया सोवियत यूनियन के साथ था, और उसके बाद में जब ये 90 के आसपास सोवियत यूनियन गिरा तो भारत भी अमेरिका की तरफ चला गया, और अब अमेरिका की डेमोक्रेसी भी इस हाल में पहुंच गई जो आप बता रहे हैं, और पाकिस्तान का जो हाल है वो हमने देखा। अब मैं चलना चाह रहा हूं कि प्रचंड जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर चाइना गए थे, उसका क्या नतीजा हुआ? बहुत मुख्तसर, हमारे पास टाइम बहुत ही कम रह गया। जी, मैं बहुत जल्दी बता देना चाहता हूं। इसको बताने के लिए मैं एक हाशिया खींचना चाहता हूं कि जी लिपिंग जो हैं, जो अभी हेड ऑफ द स्टेट हैं चाइना के, ये अपने थर्ड टर्म में जब आए थे तो उन्होंने 3 ग्लोबल इनिशिएटिव लिया था। पहला था उनका GDI, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये एक संधि कराना चाहते हैं जो जो उनके सहमति मुल्क है, और GDI का मतलब है ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। और चाइना जिन लोगों को जो कंट्री इनके साथ है उनका वो डेवलपमेंट करेगी। तो ये एक जनरल उनका एक इनिशिएटिव है। दूसरा ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ये जो है नेटो के लाइन्स में है कि अगर आप इसको साइन करेंगे तो चाइना आपकी सिक्योरिटी लेगी, आपकी सॉवरेनिटी की, आपकी हिफाजत की। और तीसरा जो इनका ये है वो ग्लोबल कहते हैं सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव है। तो अभी जो हमारे परचानंद गए थे, इस पे जो है जो सहमति बनी है वो तो ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव पे बिल्कुल उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिखा दिया। और अब जो है वो लासा से काठमांडू रेलवे लाइन बिछ रहा है, जिसमें बहुत तेजी से काम हो रहा है, जिसमें दुनिया के जो लोग थे उन्होंने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल, और ये सब सिर्फ घोषणा है। और ये है, अब तो वो रियलिटी होने वाली है। जैसे इंडिया में रक्सौल से काठमांडू जो है वो ट्रेन चलेगी, वैसे लासा से काठमांडू के लिए ट्रेन आने वाली है। अब वो कितने देर में आएगी? इसी तरह से उनके और भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो कि जिसपे नेपाल ने जो है मोहर लगा दी है, और एनर्जी के ऊपर जो है मोहर लगा दी है। और ये ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव पे जो है परचानंद जो है वो थोड़ा सा कॉशियस हो गए हैं। उन्होंने आंख बंद करके नहीं साइन किया है। उसका रीजन ये है कि उनको बैलेंस करना है इंडिया और चाइना के साथ, और इंडिया जो है वो तो है ही है, उसके ऊपर से यूएसए भी है जो कि मतलब बहुत इंटरेस्ट है नेपाल के अंदर। तो नेपाल जो है वो ना ही यूएसए को खबर करना चाहती थी, ना ही जो है वो चाइना को, इंडिया को खबर करना चाहती थी। तो उस पे उसने खींच लिया है अपना हाथ। लेकिन फिर भी कुछ चीजों पे, बॉर्डर सिक्योरिटी वगैरह पे वो चाइना के साथ है। ये भी है, वो ना इंडिया के साथ है ना ही यूएस के साथ है। और जहां जहां चाइना का बॉर्डर लगता है उसकी सिक्योरिटी के लिए वो चाइना से उसने हामी भर दी है। और उसी तरह से जो ग्लोबल सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव है उसमें भी वो चाइना के साथ है। ये एक नया कॉन्सेप्ट चाइना लेके आई है जो कि मतलब मालूम नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब वो कॉलोनियल रूल था तो वो सिविलाइजेशन, पूरे दुनिया को सिविलाइज करना चाहती थी अपने मुताबिक। उनको अंग्रेजी पढ़ाना चाहती थी, उनको मतलब अंग्रेजी पतलून और अंग्रेजी शर्ट और टोपी पहनाना चाहती थी। वो इसी तरह की कोई चीज है जो चाइना ने अब शुरू कर दिया है। और जो जो उसके मतलब क्लाइंट स्टेट्स हैं या जिनसे उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, वहां वो सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव लेके आ रही है कॉन्सेप्ट, जिसमें ज्यादातर यह है कि उनके बच्चे जो जैसे नेपाल के बच्चे हैं वो चाइना में जाके पढ़ाई करेंगे, वहीं आलिम फाजिल और पूरी फजालत की डिग्री जो है वहां से लेके आएंगे, और फिर चाहे मतलब नेपाल में वो अपनी चाइना का जो है वो गुण गाएंगे। तो अभी ये जो प्रचंड की जो विजिट हुई है, ये मोर और लेस एक बैलेंसिंग एक्ट था। और ये इन्होंने जो है ये मीटिंग हुई थी यहाँ पे
जहां पे अभी एशियन गेम्स चल रहा है, वहीं साइड लाइन्स पे वो आए थे जी लीपिंग इनॉग्रेट करने के लिए, और वहीं साइड लाइन पे उनकी मीटिंग हुई। और उसके बाद वो बीजिंग भी गए, और उसके बाद मैंने आपको पिछले एक प्रोग्राम बताया था कि वो तिब्बत भी गए। तो ये बड़ा मतलब एक जो पावर प्रोजेक्ट है वो भी लगा रहे हैं चाइना के साथ वो। तो बहुत सारी 12 संधियां हुई हैं मतलब प्रचंड और मतलब चाइनीज काउंटर वार्ट के बाद। लेकिन उसका जो मेन जो खबर है जो इंडियन मीडिया में बहुत वादे तौर पर स्प्लैश हुआ है कि नेपाल ने जो है वो सिक्योरिटी पे संधि नहीं की। इंडिया बहुत खुश है इस देखिए वो दो चीजें हैं। एक तो हमारे यहाँ चूंकि गोदी मीडिया हो गया है, जो सरकार इशारा करती है वो चीजें छपती हैं, ये हम बहुत बार महसूस कर चुके हैं। लेकिन मैं एक बात याद दिला रहा हूँ सिर्फ आखिर में अपने दर्शकों को कि जितने भी मुल्क बड़े और ताकतवर मुल्क होते हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से इन्फ्लुएंस करते हैं अपने दोस्त मुल्कों की नए जनरेशन को। जिस तरह से ये कल्चर वाला मामला बताया सैयद अली मुश्तबा ने, बिल्कुल मुझे साथ साथ याद आ रहा था कि गल्फ कंट्रीज में अमेरिकन यूनिवर्सिटी की ब्रांचेज हैं और वहां पर जो ये शाही खानदानों के बच्चे हैं उनको थोड़ा पढ़ा करके और अमेरिका में पढ़ाया जाता है ताकि ये हमेशा गुलाम रहे हमारे। इसी तरह से बच्चों को बचपन में ही इन्फ्लुएंस कर दिया जाए और हमेशा उनसे काम लिया जाए। वो तैयारियां सब मुल्क करते हैं जो बड़े मुल्क होते हैं। और मुझे याद है कुवैत में भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, यूएई में भी है, सऊदी अरब में भी है, तो ये बैरूत में भी है, कई जगहों पर है। तो ये इस तरह से इन्फ्लुएंस करने के तरीके निकालते हैं और जब उनका एक तरह से फल तैयार हो जाता है तो स्कॉलरशिप पर वो अमेरिका ले जाते हैं या चाइना ले जाएंगे ये, ताकि आने वाली नस्लें उनके लिए काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मुश्तबा साहब पूरे हफ्ते तैयारी करते हैं, हफ्ते में कम से कम 2-3 बार अपडेट भी देते हैं, बताते हैं कि ये खबरें हैं। बहुत ही दिलचस्पी से तैयारी करते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर और बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।